आज हम गणित की ओर जाते हैं। ये 10वीं कक्षा का दूसरा एकम है बूढ़ी काकी, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद के बारे में तो छोटे से बड़े सब जानते हैं। इसका कारण कि प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो भारतीय साहित्य में सभी लोग उसके उपन्यास के आधार पर या उपन्यासकार के नाम से सब जानते हैं। ऐसे प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इसका जन्म 1880 ईस्वी सन और निधन सन 1936 में हुआ था। कहा जाता है कि प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद ने अपने शिक्षा काल में ही अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू साहित्य पर भी अपना प्रभुत्व जमाया था। प्रेमचंद पहले शिक्षा विभाग में रहे और बाद में सब डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग में बने। लेकिन स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी को तिलांजलि दे दी और फिर उसने अपना समय जो था वह सारा समय लेखन के पीछे उसने व्यतीत किया। आप जानते हैं कि प्रेमचंद वह उच्च कोटि के उपन्यास भी हैं। उसने कई नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। इन सभी में गोदा, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि ऐसे सुंदर उपन्यासों की रचना प्रेमचंद ने की। प्रेमचंद के उपन्यासों के अंदर प्रेमचंद के समय में समाज पर जो बीतती थी, मतलब कि सेठ, शाहूकार, महाजन आज जो लोग थे वे गरीबों का खून चूसते थे। तो इसके पीछे प्रेमचंद ने आवाज उठाई। यहाँ भी हमारे 10वीं कक्षा में बूढ़ी काकी का एकम है। तो ये बूढ़ी काकी के अंदर भी बुढ़ापे में मनुष्य की स्थिति क्या होगा, और इसमें भी जो कोई व्यक्ति लावारिस है तो ये लावारिस व्यक्ति की मनस्थिति कैसी होती है, उनका जीवन किससे बीतता है, उसे कैसे कैसे संकटों से गुजरना पड़ता है, इसकी बात ये बूढ़ी काकी के अंदर प्रेमचंद ने बताया। तो आइए देखें ये बूढ़ी काकी। आप सब अपने अपनी किताब निकालें और किताब के साथ हम यह एकम देखने का प्रयत्न करते हैं। तो देखें, यहां से शुरुआत होती है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो देखिए, एक तो शब्द है बुढ़ा, एक शब्द है ये बुढ़ा, और बुढ़ा का भाववाचक होता है बुढ़ापा। इसका भाववाचक संज्ञा है।
बुढ़ा की भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। ध्यान रखना यही एक है, लेकिन भाववाचक बनते समय यह बुढ़ापा हो जाता है। इस साल बोर्ड की परीक्षा में व्याकरण में यह शब्द पूछा गया है। आप देख लेना प्रश्न पत्र, तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगर गलती से आपने दीर्घ कर दिया है, क्या दीर्घ जैसे कि तुमने इसी प्रकार लिखा है, तो व्याकरण की दृष्टि से आपका यह शब्द गलत हो जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी गलतियां पर पूरा ध्यान दें। देखिए यहां बताया कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन तो पुनरागमन का अर्थ होता है वापस आना। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहने का मतलब कि बुढ़ापा और बचपन है वह दोनों की स्थिति एक समान होती है। बूढ़े व्यक्ति और बच्चे लोग, उनकी यहां तुलना है। तीसरा कि बच्चे लोग होते हैं, वह छोटे होते हैं, तो वे भी अपना काम खुद स्वतंत्र तरीके से नहीं कर सकते। बूढ़े लोग होते हैं, वे भी बुढ़ापा में स्वावलंबी परावलंबी बन जाते हैं, वे भी अपना काम खुद नहीं कर सकते। जिस प्रकार बच्चों के मुख में दांत नहीं होते, उसी प्रकार बुढ़ापे में भी दांत गिर जाने के कारण उसका मुख पोपला हो जाता है। बचपन में भी छोटे बच्चों की स्वादेंद्रिय है वह तेज होती है। नई नई स्वादिष्ट भोजन सामग्री खाने की इसकी इच्छा होती है। तो उसी प्रकार बुढ़ापे में भी बूढ़े लोगों की स्वादेंद्रिय तेज हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति के बारे में देखा जाए तो जितना काम बचपन में मगज छोटे बच्चों का काम करता है, उतना ही काम बुढ़ापे में एक बूढ़े व्यक्तियों का करता है। दोनों की समझ शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इसी प्रकार एक बात और कि जिस प्रकार कोई काम करने में बच्चों का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार बुढ़ापे में भी बूढ़े व्यक्तियों से कोई काम के लिए से कोई पूछता नहीं। तो इसलिए बुढ़ापा और बचपन दोनों में एक प्रकार की समानता होने के कारण यहाँ बताया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष बची थी, और काकी बूढ़ी थी, तो बूढ़ी काकी के अंदर चेष्टा मतलब इच्छा, सिर्फ खाने की इच्छा थी। इसके अलावा सारी इच्छाएं मर चुकी थी। न नए नए कपड़े पहनने की इच्छा थी, न घूमने की इच्छा थी, सिर्फ एक ही इच्छा भोजन करने की, स्वादिष्ट भोजन करने की, यही एकमात्र चेष्टा उसके मन में बची थी। तो देखिए यहाँ एक वाक्य है कि बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न वो चेष्टा शेष थी। तो इस वाक्य के अंदर एक शब्द भाववाचक शब्द है, तो ध्यान दे इस स्वाद शब्द है, वह स्वाद शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए, वह स्वाद शब्द है वह भाववाचक संज्ञा। न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का कोई उपाय। बूढ़ी काकी को जो कोई कष्ट पड़ता था, तो वह कष्ट की ओर ध्यान जोड़ने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं। वह आवाज देकर वह परिवार वाले को बुला सकती नहीं थी, लेकिन उसके पास बुलाने का एकमात्र, उसकी ओर ध्यान देने का एकमात्र उपाय था रोने का। जब परिवारजनों की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो बूढ़ी काकी जोर जोर से रोती थी। समस्त इंद्रियां
हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। समस्त इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और पैर, चमड़ी, ये हमारी सभी इंद्रियां हैं। लेकिन इन सभी इंद्रियां के अंदर एकमात्र जीभ थी, वही सतेज थी। इसका अलावा शरीर के सारे अंग जवाब दे चुके थे। ये मुहावरा जवाब दे देना, इसका मतलब काम करने में असक्त होना। मतलब न तो पैर ठीक तरह से काम करते थे, न उसकी आंखें ठीक तरह से काम करती थी, या न उसके हाथ ठीक तरह से काम करते थे। एक ही मात्र जो जीभ थी, वह जीभ ही उसके सत्य जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वह रोने लगती। अब बूढ़ी काकी को रोने का कारण क्या? तो घर वाले बाजार जाते और बाजार में से जो कोई चीज वस्तु खरीद कर लाते और वह चीज वस्तु जब बूढ़ी काकी को न मिलती तब ये बूढ़ी काकी रोती थी। दूसरा कारण, भोजन का समय चला जाए और ठीक समय पर बूढ़ी काकी को जब भोजन नहीं मिलता तब भी बूढ़ी काकी रोती थी। बूढ़ी काकी की इच्छा अनुसार जब कोई काम न होता था तो अभी बूढ़ी काकी रोती थी। तो ये बूढ़ी काकी के रोने के कारण है उसके प्रतिकूल, मतलब बूढ़ी काकी जो इच्छा व्यक्त करती उसकी इच्छा के विरुद्ध में जब कोई काम होता था तो अभी बूढ़ी काकी रोती थी। देखिए यहां एक प्रतिकूल शब्द है, देखिए प्रतिकूल, इसका विरुद्ध होता है अनुकूल। प्रतिकूल विरुद्ध, कड़ी इसका विरोधी, प्रतिकूल विरुद्धार्थ और अनुकूल हमें जो अनुकूल होता है। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अब बूढ़ी काकी जो रोती थी वह रोना सामान्य रोना नहीं। हमने आगे भी बताया कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो जिस प्रकार बच्चे अपनी जीभ पर अड़े हो जाते हैं, जब बच्चों का काम नहीं होता तब बच्चे जिस प्रकार गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, उसी प्रकार यह बूढ़ी काकी भी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। देखिए यहाँ एक मुहावरा है, देखिए कि गला फाड़ फाड़ कर रोना, ये मुहावरा। तो जोर जोर से रोना, इसका अर्थ होता है जोर जोर से रोना। देखिए हमारे व्याकरण में इसी प्रकार मुहावरे पूछे जाते हैं। कई बच्चे इसके अंदर ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी सूचना में लिखा है कि मुहावरा का अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग करें। अगर जो आप वाक्य प्रयोग नहीं करते तो 2 मार्क्स में से आपको 1 मार्क्स मिलता। तो देखिए गला फाड़ फाड़ कर रोना, इसका मतलब होता है जोर जोर से रोना, और वाक्य प्रयोग करना है तो हम इसी प्रकार इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि बुढ़िया का इकलौता लड़का मर जाने के कारण बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। मतलब बुढ़िया गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। ध्यान दे कि जब मुहावरे का वाक्य प्रयोग है उसी समय इसका उपयोग होना चाहिए कि बुढ़िया इकलौते लड़के के मृत्यु पर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। देखिए आगे, उनके पति को स्वर्ग सिधारे भूत भक्त हो चुका था। इसका मतलब कि यह बुढ़िया विधवा थी, उसके
पति के स्वर्ग सिधारे में मृत्यु हुए काफी समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। तरुण मतलब युवा, क्या तरुण मतलब युवा, और चल बसना मृत्यु होना। तो उसके बेटे भी युवान होकर चल बसे थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं। उसे एक भतीजा था, एक भतीजे के अलावा उसके परिवार में बुढ़िया का कोई नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलतः बुढ़िया लावारिस जैसी थी। एकमात्र सहारा जो हो तो वह उसका भतीजा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। अब बुढ़िया के पास जो संपत्ति थी, जो धन दौलत थे, जो मकान था या जो उसके खेत थे, वे सारी संपत्ति उसने अपने भतीजे के नाम लिख दी। क्योंकि अब उसका एकमात्र सहारा उसका भतीजा था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। अब बुद्धिराम चतुर होशियार था, इसलिए ये बुढ़िया की जो सारी संपत्ति थी, वह संपत्ति हड़प करने के लिए बुढ़िया के साथ उसे बड़ी बड़ी चौड़ी बातें बताई। जैसे कि हम तुम्हें अच्छी तरह से रखेंगे, हम तुम्हारे प्रतिकूल, तुम्हारे अनुकूल ही काम करेंगे, आप जो मांगोगे वह मिल जाएगा, मेरे पास बुढ़ापे में आपको कोई प्रकार की तकलीफ होगी नहीं। इसी प्रकार लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुलीनों के दलीलों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। देखिए एक शब्द है सब्जबाग। क्या है सब्जबाग? तो झूठा वादा। तो एक जो सारी बातें बताई, वह सारी बातें एकदम झूठी, सिर्फ कहने खातिर उसकी संपत्ति पर उसकी नजर होने के लिए उसे ऐसे झूठे वादे किए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट पर भोजन भी कठिनाई से मिलता। अब बुढ़िया के पास जो सारी संपत्ति थी, वह संपत्ति की कीमत लगा दी जाए या वह संपत्ति में जो आय होती है, जो लाभ होता है, वह लाभ कोई कम नहीं था। माना जाए कि बुद्धिराम जितनी कमाई करता था, उनसे भी ये बुढ़िया की संपत्ति में से मिलने वाली आय ज्यादा थी। देखें, बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, लेकिन फिर भी बुद्धिराम बुढ़िया को ठीक तरह से नहीं रखता था। 2 जून की रोटी भी बुढ़िया को ठीक तरह से मिलती नहीं। मतलब कि बुद्धिराम ने जो वादा किया था, वह वादा उसने निभाया नहीं। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। क्या? लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष मतलब विरोधाभास। हमने आगे देखा कि बुढ़ापा और बचपन एक दूसरे के समान होता है, लेकिन यहाँ विचार की दृष्टि से भी देखा जाए तो बूढ़े और बच्चों के अंदर काफी अंतर होता है। क्या कि बुढ़ापा और बचपन, इसके बीच में लंबा अंतर होता है। बूढ़े लोग अपनी तरह से सोचते हैं, बच्चे लोग अपनी तरह से सोचते हैं। बूढ़े लोग ने जिस प्रकार जिंदगी जी है, उसी प्रकार बच्चे लोग अपनी जिंदगी जी सकते नहीं। इसलिए दोनों की सोच विचार में अंतर होता है।
को और सताया करते थे। और बच्चे, परिवार के और आसपास के बच्चे भी बुद्धिराम का यही दृश्य देखते तो लड़के भी बूढ़ी काकी को सताया करते थे। अब देखिए बूढ़ी काकी को किस प्रकार से सताया करते थे वह हम आने वाले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।